न्यू मार्क्सिज्म या फिर क्रिटिकल थ्योरी जो है, क्रिटिकल थ्योरी जो है न्यू मार्क्सवाद की जो है एक प्रमुख शाखा है। देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने मार्क को, क्रिटिकल थ्योरी न्यू मार्क्सवाद की ही एक शाखा है ना, याद रखना, शाबाश। क्रिटिकल थ्योरी या फिर जो न्यू मार्क्सिज्म के जो है प्रणेता या फिर फादर जो है वो ग्रामशी को माना जाता है। क्रिटिकल थ्योरी से ही यहाँ आपको पता लग रहा है कि ये जो है क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है, मतलब की आलोचना करती है। किसकी? मतलब कि हर एक सिद्धांत की। यह मार्क्सवाद की भी आलोचना करता है और मार्क्सवाद के अंदर जो है रेडिकल चेंज लाने की बात करता है। यह नव मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद की ही एक उपशाखा है जो नव मार्क्सवाद है, लेकिन यह क्लासिकल मार्क्सिज्म की भी आलोचना करता है और उसमें जो है मूलभूत परिवर्तन लाने की बात करता है। सामाजिक व्यवस्था की भी आलोचना करता है, राजनीतिक व्यवस्था की भी आलोचना करता है, आर्थिक व्यवस्था की भी आलोचना करता है, सांस्कृतिक और दार्शनिक व्यवस्था की भी आलोचना करता है। और हर एक व्यवस्था के अंदर जो है खामियां होती है उनकी जो है आलोचना करता है, या किस प्रकार से आलोचना करता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है जैसे आर्थिक व्यवस्था। यह वह व्यवस्था थी जो कार्ल मार्क्स ने बताई थी। उसने बताया था कि जितनी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या फिर जितनी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिसे उन्होंने जो है स्ट्रक्चर कहा था। और सुपर स्ट्रक्चर जो है मार्क्स ने जो है इकोनॉमी को कहा था। जैसे मार्क्स कहता है कि जितनी भी प्रकार की जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये जो है आर्थिक व्यवस्था के बेस पे टिकी हुई है, जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उस पे टिके हुए हैं। जो ये न्यू मार्क्सिज्म है या फिर जो क्रिटिकल थ्योरी है, ये कहता है कि यह मतलब ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये इसको क्रिटिसाइज करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जितनी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं जो उसका बेस होता है वो आर्थिक व्यवस्था होता है। आर्थिक व्यवस्था के ऊपर ही जो ये सारे सुपर स्ट्रक्चर होते हैं ये खड़े होते हैं। जैसे आप धर्म मान के चलिए, राजनीतिक व्यवस्था मान के चलिए, ये सारी की सारी जो आर्थिक व्यवस्था के ऊपर जो है ये डिपेंड है। इसकी सबसे पहले जो है न्यू मार्क्सिज्म आलोचना करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो पूरा विश्व है वो आर्थिक व्यवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था भी अपना महत्वपूर्ण जो है इसमें योगदान देती है। जो न्यू मार्क्सिज्म है वो कहता है कि जो संस्कृति के आधार पर भी जो कोई भी समाज टिकता है। जैसे कि आपने जो है ग्रामशी को पढ़ा है, ग्रामशी ने जो है हेजेमनी की बात की है। उन्होंने कहा जो समाज है, जो राज्य है वो आर्थिक आधार पर टिका नहीं है, वो सांस्कृतिक आधार पर टिका हुआ है। जैसे कल्चरली क्या है कि लोगों पर कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा? सिविल सोसाइटी के द्वारा। दूसरी ओर इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की भी आलोचना की, जो अभी तक की सामाजिक व्यवस्था बताई जा रही है, जैसे जो आइडियलिज्म के द्वारा बताई जा रही थी, रियलिज्म के द्वारा बताई जा रही थी। जो क्रिटिकल थ्योरी है इसको आप दो भागों में डिवाइड देखोगे या फिर डिवाइड होती है, जो जैसे कि प्रारंभिक क्रिटिकल थ्योरी और मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी। जो प्रारंभिक क्रिटिकल थ्योरी वो 1930 के बाद आती है और जो मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी है वो 1960-70 के दशक के बाद मानी जाती है। जो न्यू मार्क्सिज्म है ये मतलब रियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म जो समुदायवादी है, जितने भी प्रकार के जो चिंतन है इन सभी की जो है उसने आलोचना की है, इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। अब बात करते हैं क्रिटिकल थ्योरी की जो मुख्य मान्यताएं या फिर मुख्य अजम्पशन जो है। जो क्रिटिकल थ्योरी के समर्थक थे वो मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण को तो स्वीकार करते हैं, परंतु जो आर्थिक मूल्य एवं उत्पादन प्रक्रिया की जो व्याख्या करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि ये जो ऐतिहासिक विश्लेषण जो है मार्क्स ने किया था, जो जैसे कि समाज का इवैल्यूएशन हुआ। पहले क्या था कि पहले जो है प्रिमिटिव कम्युनिटी थी, आदि मानव रहा करते थे, फिर आदिम समाज हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे कृषि समाज आया, फिर जो है दास प्रथा आती है, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है, पूंजीवादी से समाजवादी और समाजवादी से साम्यवादी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक व्याख्या जो है मार्क्स ने की थी इसको जो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जो कि वो है जो आर्थिक बेस पे टिका हुआ है, इसको जो है मानने के लिए तैयार नहीं था न्यू मार्क्सिज्म। जैसे आपने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, यंग मार्क्स एंड मार्क्स की राइटिंग को बेटा दो भागों में बांटते हैं, ओल्ड मार्क्स एंड यंग मार्क्स। देखो अच्छा, मार्क्सिज्म किसको दिया है? किसको दिया? आपको दिया है? जिसको दिया आप पढ़ना है इसको ना। हाँ बोलो, शाबाश बेटा। और यंग मार्क्स जो है 1845 के पहले के काल को मार्क्स के जीवन के काल को माना जाता है। और बिल्कुल मार्क्स जो है 1845 से 81 तक के मार्क्स मरने तक का है। शाबाश, बहुत सही। हाँ, इसके अंदर जो है अगर बात करें मार्क्स की तो इसके अंदर जो है कार्ल मार्क्स जो है मानवतावादी से जो है व्याकुल होते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है मानवतावादी सिद्धांत अपनाया और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी जो है
वकालत की। इन्होंने जो है अलगाव की जो समस्या थी, जो मजदूर अलगाव से ग्रस्त हो जाते, एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन दी थी इसमें ना, शाबाश बेटा। उसको भी इसी दौर के अंदर जो है उन्होंने अपनी व्याख्या की। जो क्रिटिकल थ्योरीज है, जो नव मार्क्सवादी हैं, वो यंग मार्क्स में विश्वास करते हैं, यंग मार्क्स के समर्थक हैं। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, तो मैं आपको बताऊं, मार्क्स की जो पुरानी वाली रचनाएं दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, गोथा प्रोग्राम ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पर उसके कुछ सालों बाद, उसके मरने के बाद या उसके कुछ सालों बाद उसकी पहले की किताबें बाद में निकली, उसको बोलते हैं अर्ली मार्क्स। वहाँ से निकलती है थ्योरी ऑफ जो है बोल रहे हैं एलिनेशन कि ये जो आपका जो पूंजीवाद है, यहाँ आप काम तो कर रहे हैं पर खुश नहीं है आप, क्योंकि उस काम में आपका लगाव नहीं है। इस तरह की जो मानवतावादी जो सोच थी मार्क्स की, वो उसकी पहली वाली किताबों में मिली, उसको जिंदा करने की बात कर रही है मैडम। बोलो शाबाश। जो मानवतावादी सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा विश्वास किया है। हाँ, जो क्रिटिकल थ्योरी है या रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। जैसे इसमें एक बात और ये है कि यह जो है जो न्यू मार्क्सिज्म है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो ज़्यादा बल देती है, और जो मार्क्सिज्म है वो जो है व्यक्ति की इक्वालिटी पर ज़्यादा, हाँ, और उसके लिए क्रांति की बात करती है, और उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने की बात करती है। बोलती नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो फिर से तानाशाही खड़ी हो जाएगी, जो कहाँ हुई थी, यूएसएसआर में हुई थी। यूएसएसआर में जो कांड कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, उससे इनका मोह भंग हो गया। जो मार्क्स ने सपने दिखाए थे कि लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही हो गई। तो उससे बचने के लिए इसने मार्क्स की ही पहली वाली किताबें, जो कि ज़्यादा मानवतावादी थी और साथ साथ बंदे को बोलने की जो आज़ादी है उसका समर्थन किया इन्होंने। बोलो शाबाश। यहाँ पे जैसे कि आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे जो मार्क्सवादी भी हैं और इक्वालिटी की भी बात करते हैं, हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? अब मार्क्स तो इक्वालिटी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात तो कैपिटलिस्ट करते हैं, लिबर्टेरियन करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कि यह स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव स्वतंत्रता की, लिबर्टी की बात करते हैं। अच्छा। और स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जिससे कि मतलब कि आम आदमी का शोषण ना हो। अच्छा, बल की बजाय यह जो है मानवीय उत्थान पर बल देते हैं न्यू मार्क्स। अच्छा, ह्यूमन के वेलफेयर पे, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की बात की है, जैसे क्लास की बात की है, उन्होंने जो है इन्होंने बेसिकली जैसे क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पे जैसे मजदूर वर्ग और कैपिटलिस्ट वर्ग की बात की थी। क्लासिकल मार्क्सिस्ट जो है वो वर्ग यानी क्लास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो नव मार्क्सवादी है वो मानवीय उत्थान की बात करते हैं। अच्छा, मानव उत्थान की बात करते हैं। गुड बेटा, शाबाश, बोलो बोलो। ये वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते नहीं हैं। और इसके कुछ चिंतक हैं, इसके बहुत सारे चिंतक हैं जो क्रिटिकल मार्क्सिज्म से जुड़े हैं। क्रिटिकल सिद्धांतकारों की पहली पीढ़ी के प्रमुख सदस्य जैसे कि ग्रामशी, मैक्स हॉकहाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे, वॉल्टर बेंजामिन, फ्रेडरिक पोलक, लियो लोवेंटर, एरिक फॉर्म, एंड्रयू लिंकलेटर और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स प्रमुख माने जाते हैं। वाह यार, ये नाम लिखो लास्ट वाला, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स लिखो, बच्चों को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में ले गया क्रिटिकल थ्योरी को, बहुत सारे सभी काम के, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर ये रॉबर्ट डी कॉक्स को पढ़वा, ये इंटरनेशनल रिलेशन में ले गया है क्रिटिकल थ्योरी को। कौन बच्चा पढ़ेगा इसमें, जरा सोच के आए करेंगे बात। और दूसरा क्या बोला आपने, एंड्रयू लिंकलेटर है ना, उन्हें भी बहुत कुछ बात बोली है इंटरनेशनल रिलेशन में। मतलब ये रॉबर्ट डी कॉक्स, एंड्रयू लिंकलेटर जो है, नाम लिखो बता उसका बेटा, बच्चों को पता लगना चाहिए। ये इंटरनेशनल रिलेशन में ले गए क्रिटिकल थ्योरी, एंड्रयू लिंकलेटर, ये दोनों इंटरनेशनल थ्योरी में क्रिटिकल थ्योरी को ले गए हैं। पढ़ना इसको हो सके तो, लिंकलेटर, शाबाश बेटा। और सभी नाम इंपॉर्टेंट है, पर चलो जितनी मेरी क्षमता मैं बता रहा हूँ। आगे बोलो बेटिया। ये सारे जो है ये पहली पीढ़ी के सदस्य हैं। ओके। 1970 के दशक के बाद ये दूसरी पीढ़ी की शुरुआत जो जुर्गन हैबरमास के साथ हुई। अच्छा, हैबरमास है सेकंड पीढ़ी का, वाह बेटा, अच्छा गुड। हैबरमास के साथ जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल अन्य यूरोपीय शैक्षणिक संदर्भों और विषयों में पद्धतिगत दृष्टिकोण को प्रभावित करते हुए वैश्विक हो गया। जैसे कि पेडागोजिकल, पद्धतिगत ना, हाँ बोलो। जो क्रिटिकल थियरी है, हाँ। जिसकी उत्पत्ति जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से मानी जाती है। बिल्कुल। ये विचार संप्रदाय को मूलतः 1923 में पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं इनके प्रमुख विचारक की। मैं इनमें से दो ही विचारक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बताओ बताओ बेटा। पहला है एरिक फॉर्म। एरिक फॉर्म, गुड। एरिक फॉर्म की रचना है जैसे एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, स्वतंत्रता से पलायन, 1941। इसमें उन्होंने जो है समकालीन समाज के अंतर्गत मनुष्य के अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधियों में
बाधा डालती है और मनुष्य को उत्पादन और पूंजी के उत्पादन की ओर धकेलती है। ओह ठीक है, यह मनुष्य को स्वतंत्र होते हुए भी उपभोक्तावाद की जंजीरों में बांध लेता है। मतलब कि एरिक फॉर्म कहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये जो है मनुष्य को सृजनात्मक गतिविधियों में बाधा डालती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले जितनी भी सारी चीज़ें जो बनाई जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी। बाद में क्या हुआ कि मैकेनाइजेशन, जैसे उद्योग आए और मशीनों के द्वारा जो सारी चीज़ें बनाई जाती थी, इससे जो है जो मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है वो मतलब इससे खत्म होगी। मतलब आदमी पैसा देता है और सामान ले लेता है। शाबाश। फिर आता है हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे की एक कृति है, जैसे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन 1968। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद ने जनसंचार के साधनों को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदन शून्य बना दिया है। मतलब टीवी मास मीडिया के माध्यम से उसका ध्यान कहीं और भटका दिया, खुश हो गया आदमी टीवी देख के। क्योंकि यह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है, जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल होता है। मतलब कि जैसे कि जो जनसंचार के माध्यम से जो है ऐसे विज्ञापन देते हैं जिससे कि जो मनुष्य है ना चाहते हुए भी वो खरीद लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई महंगी कार हो गई या फिर कुछ भी हो गया इस प्रकार से। इसको आज देखो ना बेटा, आज तो बहुत रिलेवेंट हो गया। अब तो पहले टीवी था, टीवी में बैठना पड़ता था कमरे में जाके, आज तो हाथ में ही है और उसी में आप मॉडल देख रहे हैं, हीरो देख रहे हैं, हीरोइन देख रहे हैं, वो अच्छे से प्रोडक्ट देख रहे हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को प्राप्त करना ही आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। बल ये नहीं सोच रहे आप कि मेरे गांव में सड़क में गड्ढा पड़ा है या फलाने कोई बंदे परिवार दुखी है। आपको मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाए, मैं ठीक लगना चाहिए, उसमें आप हैं। दूसरे से बात करने से भी आपको जंग लग रही है। मतलब आपको ऐसा बना दिया गया है, तो आपका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में तो ये और बढ़ जाएगा, जैसे AI और ये बढ़ेगी ना, जो आप चाहोगे वही दिखाएगा आपको, इमेजिनेशन की दुनिया में आपको ले जाएगा। आगे बोलो, शाबाश बेटा। जैसे कि जब वो इंसान मतलब या फिर जो व्यक्ति उस चीज़ को खरीद लेता है, तो फिर अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे वो तब भी उस चीज़ को खरीदेगा। तो उसके लिए ये उधार होता है, क्रेडिट कार्ड समझते हैं, बैंकों से मिल रहा है आजकल। कई लोगों की फिर ज़मीनों की पूंगी बच जाती है, बाद में ले लेते हैं पैसे। आगे बोलो बेटा। और फिर मतलब वो उसका कर्ज चुकाने के लिए पूरा जीवन जो है उस व्यय को चुकाने के लिए काम करेगा, या फिर वो 5 घंटे की जगह 10 घंटे काम करेगा, 15 घंटे काम करेगा। इससे क्या हो जाता है, वो एक आयामी बन जाता है, जैसे वन डायमेंशनल। वाह, धन्यवाद। ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया।